बड़ी खबरें अब दिखाने जा रहे हैं, जहां दक्षिण लेबनान में इजरायल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक की पहली तस्वीर और इस हमले में 11 लोगों की मौत की खबर, जबकि कई घायल। सिडोन में हमले में 7 लोगों की मौत, 13 घायल। इन तस्वीरों से देखिए किस तरीके से लगातार हो रही स्ट्राइक्स का ही ये मंजर सामने आ रहा है, जहां दक्षिण लेबनान में इजरायल की तरफ से एयर स्ट्राइक, ऐसा विध्वंसक वार जहां देखिए पूरा इलाका तहस नहस हो चुका है। लेबनान में ही इजरायल की भीषण बमबारी की अगली तस्वीर। 24 घंटे में आईडीएफ ने 200 बॉम्ब गिराए हैं और 83 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी खबर है। तीसरी बड़ी तस्वीर इजरायल के हमलों से दहले लेबनान के नेबतीही की है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को हवाई हमलों से उड़ा दिया गया। इजरायली सेना ने 50 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल दागे। हिजबुल्लाह के गढ़ में हमलों की तस्वीर आपने देखी। अब रूसी फ्यूल ट्रक पर यूक्रेन की वार की तस्वीर। यूक्रेनी हमलों में बाल बाल फ्यूल ट्रक कैसे बचा, देखिए। कैमकाजी ड्रोन से रूसी ट्रक पर हमले की ये कोशिश। अब यूक्रेन का रूस के बड़े फ्यूल डिपो पर हमला, जहां क्रीमिया में फ्यूल फैसिलिटी पर अटैक और यूक्रेन के अटैक ड्रोन्स ने तबाही मचा दी। पिछले कई घंटों में यूक्रेन की तरफ से लगातार क्रीमिया पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये फ्यूल फैसिलिटी पर अटैक के बाद की तस्वीर सामने आई है, जहां यूक्रेन के अटैक ड्रोन से तबाही। अब रूस के ही ड्रोन हमलों से यूक्रेन में तबाही की एक और तस्वीर है। ये मोलनिया 2 ड्रोन टीम का हमला है, जहां यूक्रेन की यूएवी कमांड पोस्ट तबाह। तीन बड़ी तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन अग्रेसिवली जिस तरीके से अभी तक मॉस्को पर हमले कर रहा था, उसके बाद उसका अगला टारगेट क्रीमिया। अब क्रीमिया से सामने आई ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज के साथ साथ चुन चुनकर ऐसे ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है जहां लगातार ड्रोन से वार हो रहा है। और रूस के ही फ्यूल डिपो पर हमले की ये एक और तस्वीर। अब तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीर देखिएगा, जहां हमीमा स्क्वायर पर लोगों ने रैली निकाली। लोगों ने नेतन्याहू से कहा, आप नाकाम रहे। तो लगातार हो रहा हमलों की तस्वीरों के बीच ये एक और तस्वीर सामने आई है, लेकिन ये तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की तस्वीर है। बड़ी संख्या में रैली में लोग मौजूद, और साफ कह दिया नेतन्याहू से कि आप नाकाम रहे। वहीं डोमिनिकन रिपब्लिक में रिजॉर्ट में भीषण आग लगी है। इस रिजॉर्ट से 1700 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आग में झुलसकर इटली के पर्यटक की मौत हो गई। आइलैंड के पास लगी इस आग से घंटों दहशत, लेकिन प्राथमिकता यह कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। 1700 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कि अब आईडीएफ की स्ट्राइक में 16 लोगों की जान चली गई, जबकि 12 घायल हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 15 एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है। इस बमबारी में हिजबुल्लाह का ट्रक ध्वस्त हो गया। इस धमाके के बाद आग का गोला बन गया ये ट्रक। अब लेबनान में ही कार्रवाई की छूट। आईडीएफ ऑफिसर की तरफ से कहा गया कि नेतन्याहू ने आईडीएफ को हमले की छूट दे दी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा, जब तक जरूरी तब तक हमले होते रहेंगे। और टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ही ये एक बड़ी खबर है। लेकिन दक्षिण लेबनान में आर पार की इस जंग का मतलब क्या है, एक्सपर्ट से सवाल करें उससे पहले एक और तस्वीर। अली अल ताहिर पर्वत पर कब्जे की ये कोशिश। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का हिजबुल्लाह ने जवाब दिया है। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के 5 सैनिक भी मारे जाने का दावा किया गया है। आईडीएफ और हिजबुल्लाह में आमने सामने की ये जंग है। वहीं लेबनान के नबाहती पर इजरायली एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है, जहां बॉर्डर से 7 मील लेबनान में घुसकर यह बमबारी हुई है। नबाहती को इजरायल ने घोषित किया है कॉम्बैट जोन। आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे हमले। तो बॉर्डर से 7 मील लेबनान में घुसकर बमबारी और लेबनान में लगातार हो रही स्ट्राइक के बीच हमलों की खुली छूट को लेकर खबर, और साथ ही दावा यह आईडीएफ की तरफ से कि आने वाले दिनों में भी हमले और होंगे। आईडीएफ किस स्तर पर अभी फिलहाल
हिजबुल्लाह के इस गढ़ में और दक्षिण लेबनान में हमलों को अंजाम दे रहा है, उसकी तस्वीरें आपने देखी। लेकिन बड़ी खबर यही है, जहां टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से भी इस बड़ी खबर को लेकर दावा किया जा रहा है कि लेबनान में लगातार इजरायली एयर स्ट्राइक्स और लेबनान में अब कार्रवाई की पूरी छूट दे दी गई है, जिससे साफ है कि आने वाले कई दिनों में लेबनान के हिजबुल्लाह के गढ़ में अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। फिलहाल बॉर्डर से 7 मील लेबनान में घुसकर बमबारी की यह तस्वीर, जहां आईडीएफ को अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी करारा जवाब दिया जा रहा है। अब हिजबुल्लाह की हिमाकतों का ही जवाब देंगे। आईडीएफ ने साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक जारी रहेगी। हवाई हमलों से दक्षिण लेबनान में तबाही, अल निमरी ये कस्बे में भीषण बमबारी। हमलों के बाद इलाके में भारी नुकसान। इजराइल के चैनल 12 के हवाले से ये एक और बड़ी खबर। तो आईडीएफ की इस एयर स्ट्राइक का नतीजा क्या होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह और दक्षिण लेबनान में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, संकट में है क्या ट्रंप की डील? आईडीएफ को हमले की छूट का मतलब क्या है? लेबनान में मच रहे सर्वनाश का मतलब क्या है? करूं सवाल, उससे पहले हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ ध्वस्त हो चुका है। हिजबुल्लाह के 50 लड़ाके मारे गए हैं। कई मोर्चों पर आमने सामने की इस जंग को लेकर खबर है। आईडीएफ को दक्षिण लेबनान में हमले की छूट मिल चुकी है और लाखों लोग स्कूल और शेल्टर्स में शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित और 3 लाख से ज्यादा लोग बॉर्डर पार सीरिया गए हैं। यही रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। अब माथुर सर, सबसे पहला सवाल आपसे, इस इंटेंसिटी के साथ आईडीएफ की स्ट्राइक का नतीजा क्या निकल सकता है, बातचीत को देखते हुए और दक्षिण लेबनान के हालात को देखते हुए? जयंत सुरभि, देखिए ये हमेशा से होना था, इस बात का गुमान हमेशा से रहा था। देखिए, जब भी कोई बातचीत होती है तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का बातचीत में शामिल होना आवश्यक होता है। आपने एक स्टेक होल्डर को, जो कि इजराइल मेरे हिसाब से शायद सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर था, वो बातचीत के दौरान कहीं भी कभी भी किसी भी कैनवस में उभर करके नहीं आया। और यही वजह रही कि जो इजरायली लोग हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल में, इजरायली लोगों को भी ये लगा, इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी ये लगा कि जो उनके कंसर्न से शायद कहीं ना कहीं उनको अनदेखा किया गया है। इस वजह से उन्होंने, ये निश्चित है कि वो जब तक अपने उद्देश्यों को हासिल सुरभि नहीं करेंगे, वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। इस पूरे संघर्ष के दौरान अगर किसी एक सेना का और किसी एक नेतृत्व का बिल्कुल क्लियर एजेंडा रहा है और उस एजेंडे पे वो चलता रहा है, वो इजराइल है। अब इसका दो तरफा असर होगा। आपने सब, एक लाइन और बोलूंगा मैं। पहला असर तो ये हमले लगातार हिजबुल्लाह पे जारी रहेंगे और ये मान के चलिए जब तक हिजबुल्लाह को वो हमस के लेवल तक नहीं लेके आएंगे, इजराइल उनके ऊपर हमले करता रहेगा। साउथ लेबनान वो छोड़ेगा नहीं और वार्ता में इसका डायरेक्ट असर होगा। इसका आपने देखना शुरू कर दिया। जो पेजेश्कियान का आ गया है स्टेटमेंट, कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पे कोई बातचीत नहीं करेंगे या न्यूक्लियर पे अपना हक नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा लगता है ये आगे बढ़ेगा। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब हिजबुल्लाह के खिलाफ ही निर्णायक जंग को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां अली ताहिर पर्वत पर आमने सामने की ये जंग, अली ताहिर पर्वत पर कब्जे की ये कोशिश, हिजबुल्लाह के पोस्ट पर बमबारी, आईडीएफ का मुकाबला करेंगे, ये हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया है। अगला सवाल पांडे सर आपसे करूंगी, उससे पहले इंफॉर्मेशन है आईडीएफ के ऑपरेशन अली ताहिर के बारे में, क्योंकि अली ताहिर पर्वत पर आईडीएफ का ये ग्राउंड ऑपरेशन और हिजबुल्लाह लड़ाकों ने जवाबी हमले भी किए हैं। 12 घंटे तक आमने सामने की जंग, रणनीतिक पहाड़ियों पर कब्जे की ये कोशिश, जवाबी हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान का भी दावा। अब पांडे सर, जो बात अभी थोड़ी देर पहले माथुर सर ने कही कि भले ही डायलॉग डिप्लोमेसी या डायलॉग डील के बीच में इजराइल फ्रेम में नहीं है, इस कैनवस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इजराइल की वजह से इस पर पड़ता असर, उसका नतीजा क्या हो सकता है? और पांडे सर, वहीं एक और बड़ी बात अभी थोड़ी देर पहले माथुर सर ने कही कि हिजबुल्लाह को अटैक इजराइल उस स्तर पर करता रहेगा जब तक वो हमास वाला उसका हश्र नहीं करता। यानी टाइमिंग तो उस लिहाज से हर स्ट्राइक की इंपॉर्टेंट हो जाती है सर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से इजराइल को अपने अस्तित्व की चिंता रही है और अब वो लेबनान में लटानी रिवर के
पास पहुंच चुके हैं और वो कह रहे हैं सेफ्टी जोन, और अब उनका ये मानना है कि हम वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे, अब वहां पर हम काबिज हो जाएंगे। अब ईरान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो खबरें और कुछ खबरें जो आ रही हैं कि ईरान इस बात के लिए लगभग तैयार हो गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह की जो शक्ति जो पहले थी वो काफी कुछ छीड़ हो गई है। अब उनके पास जो वो ताकत जो शुरू में मारक क्षमता थी, जो पैनापन था, उसमें कमी, हालांकि लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन उसके पैनेपन में कमी आएगी और उसके कवरेज में कमी आएगी। ईरान के पास जो है रिसोर्सेज कमी। अब देखिए इन सबके बावजूद भी स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता की बात क्यों चल रही है? बुरगन स्टॉक रिसोर्ट में तीनों पार्टियां मिल रही हैं, तीनों पार्टियां मेडिएटर की बात भी कर रहा हूं मैं साथ में। उसका उद्देश्य मात्र ये है कि दोनों चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। तो अब हिजबुल्लाह के जो भी है, ये थोड़ा उनको एकदम से तो वो हार मान नहीं सकते, तो धीरे धीरे उनको उनकी शक्ति के हिसाब से वो विड्रॉ करेंगे। और फाइनली जो इजराइल का अपना जो एक मानना है, हालांकि बात सही है कि वो बातचीत में नहीं रही, लेकिन वो उनकी क्या इच्छा रही है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव रहे, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। और अमेरिका और इजराइल के बीच में संवाद हमेशा जारी रहा है और आज भी जारी है, क्योंकि वो उसके बिना अमेरिका का जो है डे टू डे जो ऑपरेशन है वो अफेक्ट होते हैं। तो ये कहना कि ये चीज जो है लगातार जारी रहेगी, थोड़ा प्रश्न रहेगा, क्योंकि रिसोर्स, लॉजिस्टिक, इन सब की जो है जरूरत भी है। और अब जो हमें पता है कि जिस प्रकार से हमने देखा था गोलान हाइट्स के कब्जे की बात थी और फलस्तीन को जो है सेकंड प्लेस देने की बात थी, इजराइल का जो स्टैंड था वो उस पर अडिग रहा। अब अगर आप शांति चाहते हैं उस क्षेत्र में, तो इजराइल का ये जो सेफ्टी जोन है वो कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना ही होगा ईरान को, और लग रहा है ऐसा कि ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो आज जो वार्ता हो रही है वहां पर स्विट्जरलैंड में, सर उसी को लेकर अगली खबर भी है। लेकिन हाउ कैन वी रूल आउट द फैक्ट कि इजराइल अब अमेरिका की भी नहीं सुन रहा? जिस स्तर पर वो ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, जिस लेवल पर आकर इस वक्त वो लेबनान को टारगेट कर रहा है, वही सबसे बड़ी बातें इस बातचीत को लेकर भी अब सामने आ रही हैं, जो एक सबसे बड़ी वजह बन सकती है कि कहीं बातचीत डीरेल ना हो जाए। सवाल इसको लेकर भी करूं, उससे पहले स्विट्जरलैंड में आज से अमेरिका ईरान वार्ता में बातचीत को लेकर खबर सुनिए। शांति वार्ता के लिए ईरानी डेलीगेशन स्विट्जरलैंड में मौजूद और अब्बास अराक्ची और कालिबाफ ज्यूरिख में मौजूद। अमेरिका के साथ डील में मुख्य वार्ताकार अराक्ची और कालिबाफ ही हैं। अचल सर, इसी डायलॉग को लेकर, इसी बातचीत को लेकर अगला सवाल आपसे। उससे पहले अमेरिका ईरान वार्ता को करती हूं डीकोड, और इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी वार्ता के बारे में एक जानकारी, जहां बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही है और साथ ही यूएस डेलीगेशन में कौन है, जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कूशनर इसमें शामिल हैं। जबकि ईरानी डेलीगेशन की बात करें तो अब्बास अराक्ची और मोहम्मद बागेर कालिबाफ यहां पर मौजूद हैं। और मध्यस्थता की अगर बात करें तो इस वार्ता में पाकिस्तान, कतर के प्रतिनिधि भी शामिल बताए जा रहे हैं। खास बात इस बीच इस वक्त सबसे बड़ी यही है कि लेबनान में इजरायली हमलों से टेंशन है और शुक्रवार को नहीं हो सकी थी ये वार्ता। अब एक और सबसे बड़ी बात, और इसी पर जवाब भी आपसे चाहूंगी सर, अचल सर, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज में फिर नाकेबंदी कर दी है और ये 24 घंटे में 55 शिप हैं जो हॉर्मुज से गुजरे हैं, ये यूएस की तरफ से दावा किया गया है। अचल सर, टाइमिंग और दिए गए बयान बहुत बड़ा इंडिकेशन होते हैं। आज के इस हालात में, इस सिनेरियो में, इस बातचीत पर कितना असर आप देख रहे हैं इजराइल के इस एग्रेशन का? नमस्कार सुरभि, और को इसको भी नमस्कार। देखिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड से हो रही है सिचुएशन, क्योंकि दरअसल हकीकत में लड़ाई तो ये इजराइल और ईरान के बीच में थी, या आप यूं कह सकते हैं कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में थी, और ईरान चूंकि उसे सपोर्ट कर रहा था और हिजबुल्लाह फैक्टर था उसमें, और बाकी जो हूथी और हमास फैक्टर्स थे। लेकिन अल्टीमेटली जो लड़ाई है वो अमेरिका और ईरान के बीच में आकर रुक गई, जिसमें इजराइल एक साइड रोल कर रहा था। और अब ये जो अमेरिका का फोकस है, डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है, वो किसी भी तरीके से इस वॉर को रोकना चाहते हैं। इजराइल पहले दिन से इस वॉर को नहीं रोकना चाह रहा। इजराइल का ये मानना है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, और उसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि ईरान को या तो पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिया जाए, और उसके जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, और इन द प्रोसेस वो जितना भी ग्रेटर इजराइल का उनका सपना है और जमीन जितनी ले सकते हैं उसे भी ले ली जाए। तो ये मिड वे जाके रुक गई है बात। और आपने जिक्र किया कि इजराइल लगता है कि अमेरिका की भी नहीं सुन रहा, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है कि वाकई इजराइल अमेरिका की नहीं सुन रहा है इस मुद्दे को लेके, लेबनान को लेके, या फिर ये भी है कि उन दोनों में एक ऐसी टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम तो वॉर खत्म कर रहे हैं, यू हैव ए फ्री हैंड, तुम्हें खुली छूट है, तुम्हें जो करना है कर लो, और उसका हमारे पे जो असर पड़ेगा हम उसको देख लेंगे।
कॉल, फाइनल कॉल अभी ईरान के हाथ में काफी हद तक है, क्योंकि डील जिस तरह से जो 14 पॉइंट हम देख के चल रहे हैं, अगर उसमें से 8, 9 या 10 पॉइंट भी हमने देखा कि किस तरह से ईरान के फेवर में है, अगर ये डील हो जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो ईरान को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो कॉल ईरान के पास है कि क्या लेबनान को इशू बना के इस वार्ता को डीरेल करेगा। और अभी कुछ आवाजें ईरान से भी आनी शुरू हो गई हैं। उनके एक एमपी ने एक स्टेटमेंट दी, जिसके चलते हुए ईरान के जो एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, उसके डायरेक्टर ने भी रिजाइन किया। तो ये सब चीजें एक साथ चल रही हैं। तो हम तो ये उम्मीद रख के चलते हैं कि अब ये इतनी दूर से स्विट्जरलैंड आए हैं बातचीत करने के लिए। इसी में किन मुद्दों पर बातचीत होनी है, इसी को लेकर अचल सर अगली बड़ी खबर भी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ डील में मुख्य वार्ताकार जेडी वेंस ने कहा कि ईरान से सभी मुद्दों पर बात होगी और परमाणु कार्यक्रम पर भी बात होगी। वहीं पाकिस्तान के टॉप लीडर्स के स्विट्जरलैंड दौरे के बारे में भी खबर, जहां मुनीर और शहबाज शरीफ वार्ता में शामिल होंगे। और अल जजीरा के हवाले से एक खबर है, यूएस ईरान एमओयू के गारंटर शहबाज शरीफ हैं। अब यूएस ईरान वार्ता पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान कि इस्लामाबाद मध्यस्थ की भूमिका में और कतर की सह मध्यस्थ की भूमिका है। वार्ता के वक्त मुनीर और शहबाज मौजूद रहेंगे। वहीं बड़ी खबर है, बातचीत के बीच ईरान का भड़का हुआ एक्शन और हॉर्मूज के सभी समुद्री रास्ते फिर बंद। जहां ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड का यह एक्शन है। लेबनान में आईडीएफ के हमलों से ईरान और ज्यादा भड़क गया है। लेबनान पर हमले, एमओयू की शर्त का उल्लंघन। अब सवाल आगे यही होगा कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर फिर जंग होगी। सवाल करूं उससे पहले, कैसे ईरान फिर से एक्शन में आ चुका है, डिटेल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के सभी रास्तों पर सैन्य तैनाती, लेबनान पर हमले के विरोध में कार्रवाई, ईरान की धमकी अभी और कदम उठाएंगे। इजराइल पर फिर हमले ईरान कर सकता है और लेबनान में हमले नहीं रुके तो ईरान का अटैक भी संभव है। ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड का हॉर्मूज में ब्लॉकेड और सीज फायर टूटा तो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रहेगा। यही प्रेस टीवी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन हॉर्मूज में ईरान की नाकेबंदी का कोई असर नहीं हो रहा है। ईरान की नाकेबंदी पर अमेरिका ये दावा कर रहा है। हॉर्मूज में जहाजों का ट्रैफिक सामान्य है। 24 घंटे में 55 कार्गो जहाज हॉर्मूज से गुजरे हैं। माथुर सर, ये सवाल इसलिए भी अब आपसे कर रही हूं क्योंकि जो बात अभी थोड़ी देर पहले अचल सर ने कही कि ईरान इस 4 पॉइंट एजेंडा को देखते हुए, इस पूरे अंडरस्टैंडिंग में, एमओयू में मेंशन की गई बातों में ज्यादातर पॉइंट्स पर ईरान की जीत साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन ईरान अभी भी उस लेवल पर डोमिनेट कर रहा है जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर वो दावे कर रहा है कि जरा सी कोई हिमाकत की तो कंट्रोल अभी भी हमारे हाथ में और ये दरवाजे बंद। सुरभि, देखिए, मुझे ईरान का कभी कभी जो जिस प्रकार का स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है वो उनके हार्ड लाइनर्स का स्टैंड है। ये उन लोगों का स्टैंड है जिन्होंने अपने सुप्रीम कमांडर को मरते हुए देखा है, अपने शायद पूरे परिवार को मरते हुए देखा है, और उनका स्टैंड है कि वो किसी भी प्रकार से झुकेंगे नहीं। मैं इतना बता सकता हूं सुरभि, ये जो सो कॉल्ड डील या एमओयू है, ये पूरी तरह से ईरान के पक्ष में लोडेड है। सिर्फ 1 या 2 इश्यूज ऐसे हैं जहां पर ऐसा लगता है कि अमेरिका भी थोड़ा बहुत अपना ले रहा है। पूरी तरह से लोडेड है। इफ यू वांट, एक एक करके 14 के 14 इश्यूज हम डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जहां तक सवाल ईरान का है, अब उनको पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी। अब उनको ये देखना पड़ेगा कि कैसे वो इसको कर लेते हैं। आप देखिए, जितने पैसे इनको कहां से आ रहे हैं इज नॉट ए इशू। जितने पैसे इनके लिए सेट असाइड किए गए हैं, वो पैसे उनके जीडीपी से ज्यादा है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ईरान की जो इकोनॉमी है, जो कि 47 वर्षों से पिछड़ रही है, दबाव में है, वो अचानक से एकदम से लिड खुल जाएगा और वो कुछ का कुछ हो जाएगा। 1-2 चीजें मैं और बताना चाहता हूं इसमें। देखिए, पैसा आने वाला है, उसको किस प्रकार से खर्च किया जाएगा उन्होंने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है। उनके जो एयरफोर्स वाले हैं वो कहते हैं हम हवाई जहाज खरीदेंगे। वो कोई भी किसी भी अच्छी स्कीम की बात नहीं कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना कैसे दोबारा शक्तिशाली बनाई जाए, इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। ये एक बहुत, मेरे ख्याल से एक बहुत खराब उनकी नियति है। जहां तक सवाल लेबनान का है, देखिए, लेबनान और हिजबुल्लाह में अंतर है, और ये अंतर अभी बिल्कुल साफ होकर के निकल करके आ गया है जब लेबनान के राष्ट्रपति ने ईरान को कहा है कि हमारे आंतरिक मामलों से दूर रहिए।
ये लेबनान के राष्ट्रपति का ईरान को संदेश है। तो Right, ये sir. मेरा मानना है कि जब हम हिजबुल्लाह और लेबनान को अलग करेंगे, कि हमस और फलस्तीन को अलग करेंगे, हूती और यमन को अलग करेंगे, तो चीजें अपने आप सही पर्सपेक्टिव में आती जाएंगी और आपको लगेगा। तो मेरा ये हिजबुल्लाह पर हमले लगातार अभी होते भी जारी रहेंगे, रहेंगे।